वेलकम बैक इकराम A-to-Z के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, एक शख्स बरतानिया के मशहूर अखबार द गार्डियन के जर्नलिस्ट गैलन ग्रीनवॉल्ड को पैगाम भेजता है कि मेरे पास जून 2013 में अमरीकी जासूसी के बारे में बहुत सा मवाद मौजूद है, लेकिन ये डाटा मैं आपको PGP के जरिए प्रोवाइड करूंगा। यानी प्रायोरिटी गुड प्राइवेसी एक करप्शन प्रोग्राम है जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन और कैप्टिव ग्राफिक प्राइवेसी फराहम करता है। यानी इस प्रोग्राम के तहत आपकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो सकती है और न ही आपको कोई पहचान सकता है। द गार्डियन के सहाफी इस टेक्नोलॉजी से नावाकिफ था, सो उसकी कम इल्मी की वजह से राबता ना हो सका। तंग आकर उस शख्स ने अमेरिका के एक सहाफी लारा पोइटर्स से राबता किया जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानती थी। तो उस शख्स ने सारा मवाद उस सहाफी को भेज दिया। इसी तरह डाटा की एक कॉपी वाशिंगटन पोस्ट को भी भेज दी गई और उसके बाद नाजरीन पूरी दुनिया हैरान रह गई। दुनिया भर के अखबारात अमेरिका की इन हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट्स के बारे में बात करने लगे, जैसा कि अमेरिका पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका था। नाज़रीन, ये मालूमात थी ही ऐसी कि हर कोई अमेरिका पर थू थू कर रहा था। दरअसल उस शख्स ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से वसी पैमाने पर 2007 में एजेंसी और 5 आई इंटेलिजेंस के कई प्रोग्राम्स का भांडा फोड़ दिया था कि कैसे अमेरिका दुनिया भर के अफराद की जासूसी कर रहा है। यानी अमेरिका दुनिया के हर उस शख्स की जासूसी कर सकता है और कर रहा है जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास एक सादा सा फोन भी मौजूद है। और उस जासूसी में फोन कॉल्स, टेलीफोन नंबर, शिनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीरें और वीडियोस हर चीज शामिल है जिस तक अमेरिका की रसाई है। इस गंदे खेल में 5 आइज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, AT&T, वेरिजोन, स्काइप, जीमेल और बहुत सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शामिल हैं। अमेरिका की डाटा कलेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक 2007 की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इस प्रोग्राम को प्रिज्म का नाम दिया था। इसमें सबसे ज्यादा जासूसी पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, मिस्र और जॉर्डन की गई थी। ये राज अफशा करके दुनिया पर 2007 में एहसान करने वाला वो शख्स एडवर्ड स्नोडन था। एडवर्ड स्नोडन कौन था, उसके हाथ के राज कैसे लगे और राज अफशा करने के बाद उसके साथ क्या सलूक हुआ, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चले नाज़रीन शुरू करते हैं। एडवर्ड जोसेफ स्नोडन 1983 में नॉर्थ कैलिफोर्निया में पैदा हुए। उनके दादा पुलिस कोस्ट गार्ड में रियर एडमिरल थे और उनके वालिद कोस्ट गार्ड में वारंट ऑफिसर थे और उनकी वालदा US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क थी। बड़ी 2 बहनें वाशिंगटन में वकील थीं। यानी स्नोडन की फैमिली एजुकेटेड और वेल सेटल्ड थी। स्नोडन ने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने करियर की इब्तिदा US आर्मी से की। 7 मई 2004 को अमेरिकन आर्मी ने उसे स्पेशल फोर्सेस कैंडिडेट के लिए चुन लिया, लेकिन स्नोडन कुछ फ्रैक्चर्स की वजह से 2005 में डिस्चार्ज हो गए। इसी वजह से ये ट्रेनिंग कंप्लीट न कर पाए और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ लैंग्वेज के डिपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड जॉब के तौर पर जॉब करते हैं, जो कि एक रिसर्च सेंटर था जिसे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी स्पॉन्सर कर रही थी। इसी दौरान 2006 में स्नोडन एक जॉब फेयर अटेंड करते हैं जहां पर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उसी साल CIA उन्हें वर्जीनिया हेडक्वार्टर के ग्लोबल कम्युनिकेशन डिवीजन में साइन कर लेती है। स्नोडन को इस काम में मुश्किल नहीं आई क्योंकि कंप्यूटर चलाना वो जानते थे, लेकिन टॉप कंप्यूटर टीम में ये सबसे जूनियर थे। टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बनने के लिए CIA ने उन्हें अपने एक सीक्रेट स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा, जहां उन्होंने 6 माह ट्रेनिंग मुकम्मल की और उसके बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने उन्हें जेनेवा स्विट्जरलैंड में डिप्लोमेटिक कोर के साथ भेजा, जहां पर एक कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेन रखने के जिम्मेदार थे। मतलब स्नोडन अमेरिका के डिप्लोमेटिक मिशंस का हिस्सा बन गए। यहाँ पर CIA ने उन्हें एक अच्छी सी झील किनारे बेहतरीन 4 बेडरूम अपार्टमेंट भी दे रखा था और उस मुल्क का टॉप टेक्निकल और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट समझा जाता था। लेकिन यहाँ एक वाकया जिसकी वजह से स्नोडन ने CIA की ये जॉब छोड़ दी
हुआ कुछ यूं था कि एक स्विस बैंकर को एक महफिल के दौरान जानबूझकर नशे में धुत किया और उसे उसी नशे की हालत में घर जाने की तरगीब भी दे दी। ये बैंकर घर जाते हुए ड्रिंक ड्राइविंग के जुर्म में पकड़ा गया और फिर सीआईए ने उस बैंकर से अपनी मतलूबा मालूमात हासिल करने के बदले उसे जेल से आजाद करवाने की ऑफर की, और ऐसा ही हुआ। सीआईए जेनेवा पुलिस और जुडिशरी को 2009 में रिश्वत देकर उसे आजाद करवाने में कामयाब हो गई। उस वाक़े के बाद फरवरी 2009 को स्नोडन ने सीआईए से रिजाइन कर लिया। कंपनी ने स्नोडन को कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया, जहां उसका काम मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करना था। यहीं से उन्हें टोक्यो में याकोटा एयरबेस पर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि उनके एनएसए के लिए असाइन किया गया, जहां पर ये टॉप ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स को चाइनीज हैकर से अपने नेटवर्क को डिफेंड करना सिखाते थे। यहीं पर उन पर इंकिशाफ होता है कि किस तरह चीन अपने शहरियों की जासूसी और मॉनिटरिंग कर रहा है। उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते करते उन्हें अमेरिका के बड़े पैमाने पर सर्विलेंस प्रोग्राम का भी पता चलता है कि किस तरह अमेरिका ने दुनिया भर के लिए जासूसी प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। लेकिन इस बात को ये अपने तक ही रखते हैं और इस चीज की मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और जितना मुमकिन हो सके अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसिंग प्रोग्राम से उनके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। स्नोडन को अमेरिका के प्रोग्राम को मजीद गहराई में जानने का मौका तब मिला जब उन्हें डील की तरफ से एनएसए के हवाई रीजनल ऑपरेशन सेंटर के अंदर 15 महीने के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट थे, जिसका मतलब ये था कि उन्हें पूरी दुनिया की टेलीफोन और इंटरनेट ट्रैफिक में घुसने के नए तरीके मिल रहे हैं और यहीं से उन्होंने एनएसए के कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस हासिल कर ली, जहां पर उन पर मजीद इंकिशाफात होते गए और यहां से वो इंतहाई इम्पोर्टेंट फाइल डाउनलोड करते हैं। डेल के साथ काम करते हुए अपने 4 साल करियर में उन्होंने तकरीबन 50,000 से ज्यादा तो ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस की फाइल्स और तकरीबन 2 लाख के करीब सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए, जिसमें 1000 से ज्यादा ब्रिटिश इंटेलिजेंस की फाइल्स थी जो कि 5 आइज का हिस्सा थी, जिसमें कनाडा की फाइल्स भी शामिल थी। बाकी सीआईए और एनएसए की लातादाद फाइल्स डाउनलोड की, जिसके असल नंबर का अंदाजा आज तक अमेरिका लगा ही नहीं सका। एनएसए के हवाई रीजनल ऑपरेशन सेंटर से ये सीक्रेट फाइल्स चुरा लेने के बाद स्नोडन यहाँ से छुट्टी लेते हैं और बगैर किसी को बताए हांगकांग चले जाते हैं। यहाँ से ये बर्तानिया की द गार्डियन, जर्मनी की दैट स्पीगल, अमेरिका की वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया यानी दुनिया के इन तमाम ममालिक को ये तमाम सीक्रेट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे अमेरिका का ये गंदा खेल सबके सामने खुलकर आ जाता है। अखबार ये बड़ी बड़ी लीक्स वक्तन फवक्तन दुनिया के सामने लेकर आता रहता है और ये शाया होते रहते हैं। सबसे पहले प्रिज्म प्रोग्राम को एक्सपोज किया जाता है, जिसमें एनएसए को अमेरिकी कोर्ट ने इजाजत दे रखी थी कि एनएसए अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया भर के गूगल और याहू अकाउंट्स तक डायरेक्ट एक्सेस हासिल कर सकता है। फिर बर्तानिया की सीक्रेट सर्विलेंस प्रोग्राम टेम्पोरा के बारे में रिवील किया जाता है, जो कि इंटरनेट की बैकबोन समझी जाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल को इंटरसेप्ट करके पर्सनल डाटा चुराकर 5 आइज इंटेलिजेंस से शेयर करती रही। एनएसए की टॉप सीक्रेट ब्लैक बजट के बारे में भी रिवील किया जाता है कि ये भी सीआईए की किस तरह सेकंड लाइफ है और एक्सेस बॉक्स लाइव और वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के यूजर्स की जासूसी करती है। इसके अलावा 16 स्पाई एजेंसियों की बड़ी नाकामियों के बारे में रिवील किया जाता है। ये भी रिवील किया जाता है कि अमेरिका न सिर्फ अपने दुश्मनों की जासूसी कर रहा है बल्कि अपने दोस्तों की भी जासूसी कर रहा है, जिसमें कई ममालिक के वजीर आजम और सदूर की जासूसी शामिल थी। स्नोडन लीक के बाद अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक के माबैन टेंशन भी क्रिएट हो गई और अमेरिका को बुरी तरह नंगा करने के बाद स्नोडन ने बाद में खुद अपनी शनाख्त भी जाहिर कर दी, जिसके बाद हांगकांग में ही यहाँ कई महीने तक मुख्तलिफ जगहों पर वो छुपते रहे और भागते रहे, क्योंकि इस हरकत के बाद उन्हें 5 इंटेलिजेंस एजेंसियां सर्च कर रही थी और उनके पीछे लग चुकी थी, यानी कि 5 आइज। अमेरिका ने उन पर जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए वो ये थे कि उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चोरी की और क्लासिफाइड इंटेलिजेंस दुनिया भर से शेयर की। अगर ये पकड़े जाते तो उनको कम से कम 10 साल की कैद जरूर होती। लेकिन फिर स्नोडन रूस आ जाते हैं और रूस उन्हें न सिर्फ पनाह देता है बल्कि अपनी सिटीजनशिप भी देता है। दोस्तों, अमेरिका आज भी स्नोडन को गद्दार समझता है, जबकि बहुत से ममालिक के लिए स्नोडन एक हीरो है जिसने अपनी जान पर खेल कर ये कदम उठाया और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अकेले ही एक्सपोज किया।
नाज़रीन, स्नोडन की इस कहानी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन सबसे कमाल इस पर बनाई गई फिल्म स्नोडन है, जिसने काफी शोहरत भी पाई। नाज़रीन, इस फिल्म यानी स्नोडन की कहानी में आपको मजीद करीब से जानने का मौका मिल सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।